जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान सा है। तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है कि डीपीएसपी है क्या, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये फंडामेंटल राइट से डिफरेंट कैसे हैं, और कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे टर्म है जो डीपीएसपी से एसोसिएटेड है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा जिनसे ये पता लगेगा कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, हमें पता है कि डीपीएसपी जो है वो 36 से लेकर 51 नंबर आर्टिकल के बीच में आता है। मतलब 36 से लेकर 51 तक का जो आर्टिकल है, 51 तक का, वो डीपीएसपी में डील करता है। तो उन्हीं आर्टिकल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में रिपीटेडली, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन डीपीएसपी पे बनते हैं या पूछे गए हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट के दिए गए वो निर्देश, स्टेट को दिए गए वो निर्देश जो उसको, यानी स्टेट को अपने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने की उम्मीद की जाती है कि जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो वो इन गाइडलाइंस को अपने पॉलिसी में इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, यानी एक्ट बना करके डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेगा। डीपीएसपी का मेन काम है कि सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो सिटीजन है उनका सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ताकि वो एक बेटर, एक अच्छी लाइफ जी सके। फंडामेंटल राइट्स को पॉलिटिकली एम्पावर करता है सिटीजन को। डीपीएसपी बनाया गया है सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, सिटीजन के। इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में है, 18 पार्ट में से फोर्थ पार्ट में है, ये चौथे पार्ट में। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 को इससे जो है डील करता है डीपीएसपी से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछते भी हैं। अब बात आती है कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी? दो कारण है इसके। पहला कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो इसी कंफ्यूजन के कारण इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कुछ आपको डीपीएसपी दे देंगे, पूछेंगे ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट दे देंगे और पूछेंगे डीपीएसपी है या नहीं। तो ये कंफ्यूजन इसमें बना रहता है। तो डीपीएसपी इज कंफ्यूज्ड विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, डीपीएसपी ट्राइज टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। तो डीपीएसपी बनाई गई है सिटीजन्स के सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। डीपीएसपी कैन बी डिवाइडेड इनटू सोशल, गांधीयन एंड लिबरल कैटेगरीज। यानी जो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल हैं, अगर उनको हम ब्रेक करें तो उनको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक सोशल, जिनका फिलॉसफी सोशल होगी, जिनकी फिलॉसफी गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, और जो लिबरल फिलॉसफी में डील करेंगे। तो इनको हम आगे देखेंगे कि ये है क्या बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कि ये फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो होता है ये आपको पॉलिटिकली एम्पावर करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा और सरकार को निर्देशित करेगा। लेकिन डीपीएसपी क्या है, ये नॉट जस्टिशिएबल है, यानी आप इस बेसिस पे कोर्ट नहीं जा सकते कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया राज्य में। तो यानी ये नॉट जस्टिसिएबल है, जबकि फंडामेंटल राइट क्या है, वो जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी एक पॉजिटिव राइट्स है। पॉजिटिव राइट मतलब ये राज्य को एनकरेज करता है कि आप ऐसे कानून, ऐसे नियमों को बनाएं जो डीपीएसपी की फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करें। तो उसी बेसिस पे जैसे बहुत से नियम बनाए गए, बहुत से कानून बनाए गए, एक्ट बनाए गए, जैसे मनरेगा बनाया गया, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और लेबर एक्ट बहुत से बनाए गए हैं। जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो भी डीपीएसपी को ही इम्प्लीमेंट करता है। चाइल्ड लेबर लॉज, इन सबको बनाए गए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत से एक्ट बनाए गए, वो डीपीएसपी को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत से ऐसे पॉलिसीज बनाई गई है जो डीपीएसपी की फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करता है। तो डीपीएसपी एक पॉजिटिव राइट्स है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये एक नेगेटिव राइट्स है। नेगेटिव राइट्स इन द सेंस कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा एक्ट नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करे, कम करे। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है और
सरकार को निर्देशित कर सकती है। तो इसलिए डीपीएसपी बोला जाता है पॉजिटिव राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये एक चेक्स है जो कि गवर्नमेंट पे लगाती है, ताकि आपके जो पॉलिटिकल राइट उनका हनन न हो सके। इंपॉर्टेंट टर्म्स की जैसे मैंने बात की थी, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, अर्थात जो डीपीएसपी हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, फिलॉसफी को, कुछ गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, यानी राज्य में जो लोग हैं उनका भला कैसे हो, कैसे वो अच्छा उनका वेलफेयर हो, मतलब वेल बीइंग उनकी अच्छी हो। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बेसिकली वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब सभी को समान पे मिले, लेबर्स की जो कंडीशन है, मजदूर हैं, जो कार्य करने की उनकी परिस्थिति है वो अच्छी हो, साफ सफाई वहाँ पे हो, उनकी मेडिकल का उपचार हो, बच्चों में न्यूट्रिशन का लेवल या आम जनता में न्यूट्रिशन का लेवल सही हो, पोषक तत्व उनको सही मिले, लोगों को काम करने का अधिकार हो, फ्री लीगल एड मिले उनको, जिनको जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको जो किसी वकील को हायर नहीं कर सकते, कोर्ट की फी को हायर नहीं कर सकते, तो उनको फ्री लीगल एड दिया जाए। तो इन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से एक्ट और पॉलिसीज बनाई गई, जैसे राइट टू वर्क के लिए मनरेगा बनाए गए, न्यूट्रिशन लेवल के लिए जैसे आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाई गई, या पोषण योजना लाई गई। तो ये न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करता है। फ्री लीगल एड के लिए जो गवर्नमेंट की कानून होती है, नेशनल लीगल एक्ट, नेशनल लीगल जो सर्विस एडवाइजर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, ये फ्री लीगल एक्ट प्रोवाइड कराते हैं उनको, जो उस बर्डन को यानी उस खर्च को वहन नहीं कर सकते, कोर्ट के खर्च को। इक्वल पे के लिए लेबर एक्ट बहुत से लाए गए हैं, जिसमें समान समय में काम करने के लिए बिना लिंग भेद के इक्वल पे दिया जाता है। लेबर्स की कंडीशन, यानी जहाँ पे एक निश्चित संख्या में लेबर काम करते हैं, स्पेशली महिलाएं जहाँ काम करती हैं, वहाँ पे कृषि यानी प्ले स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, कोई हजार्डियस वहाँ पे कंडीशन ना हो। तो बहुत से ऐसे कंडीशंस, बहुत से ऐसे पॉलिसीज बनाई गई हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं। गांधी प्रिंसिपल, तो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जैसे वो विलेज के प्रोन्नति पे ही, विलेज के डेवलपमेंट पे बहुत बोलते थे कि विलेज जो है वो अपने आप में सक्षम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। नशाबंदी पे गांधी जी बोलते थे कि नशाबंदी समाज से हटना चाहिए। कॉटन इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग, उसको और डेवलप करना चाहिए। जो दूध देने वाले जानवर हैं, मिल्चिंग एलिमेंट है, मिल्चिंग एनिमल है, और देसी जो गाय है, देसी जो ब्रीड है, उनका संरक्षण होना चाहिए। तो इसलिए स्लॉटर ऑफ काऊ, इस पे बैन करने के लिए अभी नियम कानून लाए गए हैं, एक्ट लाया गया। प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग, हालांकि इस पे पूर्ण तरीके से भी काम नहीं हुआ, शराबबंदी पूर्ण तरीके से नहीं हुई है कहीं पे, लेकिन जो बूट लेगिंग होती है, यानी जो नकली शराब बनती है, उस पर बहुत से रोकथाम लगाई गई। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में पंचायती राज लाया गया, ताकि गांव का अपना एक सिस्टम हो सके पंचायती राज का। विलेज डेवलपमेंट के लिए मनरेगा और बहुत से गांव के डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट स्कीम बहुत सी लाई गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को यानी गांधीयन फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पे अभी बहस हो रही, चर्चा हो रही कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो यानी ये डीपीएसपी की ही दिशा में एक कदम है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नियम बनाकर सामने ला रही है और डीपीएसपी की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रही है। इसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई, जिसके अंदर बहुत से एक्ट लाए गए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, इंटरनेशनल पीस की बात, और साइंटिफिक एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को साइंटिफिक तरीके से कैसे किया जाए, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बहुत से ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिनका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ, जो ये बताते हैं कि कैसे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे लेबर रिफॉर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट लाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट यानी जो महिलाएं कार्यरत हैं, प्रेगनेंसी के समय उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या उनको पर्क्स मिलेंगे, उसके लिए एक्ट लाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर सिस्टम हुआ करता था, वो समाप्त हो चुका है। 1976 में एक्ट बना करके इसको
और सुदृढ़ किया गया, यानी आप किसी को बंधुआ नहीं बना सकते, बंधुआ बना किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते। पंचायती राज, जैसे कि मैंने बताया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया पंचायती राज। तो ये डीपीएसपी की ही फिलॉसफी को बेसिकली आगे बढ़ाने का एक तरीका था। एजुकेशन के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2009 में, यानी हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आवश्यक है। तो ऐसे बहुत से नियम बनाए गए हैं जो डीपीएसपी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की एक पहल है। हेल्थ के लिए इसे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एनवायरनमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक्ट हैं जो बनाए गए हैं डीपीएसपी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए। अब 36 से 51 में जो आर्टिकल है उसको अगर सब पढ़ते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सब नहीं पढ़ते हैं तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो कई क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, यूपीपीएससी का, एसएससी का, आरओ का एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के बहुत से एग्जाम जैसे लोअर, तो उसमें कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो ये याद रहनी चाहिए आपको। जैसे आर्टिकल 39A किस में डील करता है? फ्री लीगल एड। 41 ये राइट टू वर्क है, जिसको तो मनरेगा वगैरह इम्प्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 43 ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये मैनेजमेंट यानी वर्कर जो है मैनेजमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए प्रोविजन इसमें है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 48 स्लॉटर ऑफ काउ को प्रोहिबिट करने की बात करता है, और बाकी इंपॉर्टेंट जो ब्रीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करता है। इसी के अंतर्गत ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वगैरह लाएगी बच्चों को पोषण बढ़ाने के लिए। 48A ये इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट की बात करता है। तो ये वाला 43A और 48A तो कई बार पूछा गया। उसके बाद आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स, जो मोनूमेंट्स आपके हैं, जो आपके हेरिटेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कहा गया। आर्टिकल 50 ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, उसकी बात करता है। 51 ये बात करता है इंटरनेशनल पीस की। तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सब पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो मेंशन है इनको तो छोड़ना है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ तो आपको आइडिया होगा। जैसे ये पूछा गया कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, तो पार्ट नंबर 4 में है ये। उस पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। तो इफ ए स्टेट डज नॉट अप्लाई डीपीएसपी देन अ केस मे बी फिल्ड अगेंस्ट इट, नहीं कर सकते हम केस इसके अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि मैंने पीछे बताया कि ये नॉट जस्टिशिएबल है, लाइक फंडामेंटल राइट्स। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स में आप कोर्ट को जा सकते हो, लेकिन अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करती सरकार, राज्य सरकार है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। गांधीज्म इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल गांधीज्म लिबरल और सोशलिस्ट फिलॉसफी तो है ही। प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी का ये आयरलैंड से लिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। दीज प्रिंसिपल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, बिल्कुल स्टेट पे बाइंडिंग नहीं है, यानी वो ऑब्लिगेटरी नेचर के नहीं कि आपको करना ही करना, नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग कोर्ट पहुंच जाता। इफ ए स्टेट डज नॉट अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल देन इट मे बी, यानी ये इनकरेक्ट आंसर है। द DPSP have taken from the constitution, आयरलैंड से लिया गया, सिंपल सा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर एलिमेंट्स ऑफ डीपीएसपी, कौन सा है जो डीपीएसपी के अंतर्गत कवर किया जाता है? तो स्लॉटर ऑफ काउ ये भी है, सिटीजन का राइट हो इक्वल अपॉर्चुनिटी का, ये भी इसमें है, इक्वल पे इक्वल वर्क, ये भी सही बात है, वेज एक्ट बनाया गया, तो ये सारे ही हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, कौन सा इसमें मिसमैच है? तो देखिए 39 ये अभी पीछे हमने पढ़ा, फ्री लीगल एड के लिए है। 41 ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीमेंट नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है, 40 वाला ये विलेज पंचायत के लिए। उसके बाद बारी आती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीपीएसपी, तो डीपीएसपी के लिए कौन सा करेक्ट है? नॉट मॉरल एंड पॉलिटिकल, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये मॉरल पॉलिटिकल है ही। These are automatically applied. No, they are not automatically applied. Fundamental right automatically applied होता है, लेकिन डीपीएसपी नहीं होता है। It cannot be legally enforced. तो ये भी क्या है? Incorrect है।
तो करेक्ट कौन सा हुआ, ये वाला। देयर नेचर इज सोशलिस्ट, यानी सोशल यानी वेलफेयर स्टेट की बात करता है डीपीएसपी के थ्रू। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम की होगी। बाकी जैसा भी हो अपना फीडबैक अवश्य दें इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं।